हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस करेंगे। राइट। सो गाइज, अगर आपने पहले आईपीसी नहीं पढ़ा हुआ है और आप ये बिल्कुल नया है ये तो भारतीय न्याय संहिता, तो आपको ये जानना होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो क्या कहता है। ठीक है, जो आईपीसी था वो क्या कहता था। तो जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, ये गाइज ऑफेंस, अपराध को परिभाषित, ऑफेंस को डिफाइन करता है और एज वेल एज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, और उस ऑफेंस के, उस अपराध के पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, इसमें अभी टोटल जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के अंदर 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर है। ठीक है। सो गाइस, आपको सबसे पहले जब ये ऑफेंस को डिफाइन करता है, ऑफेंस को परिभाषित करता है, तो आपको ऑफेंस समझना पड़ेगा। ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है। सो कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ ने क्या हुआ है उसको पनिशेबल बनाया है, दैट इज ऑफेंस। ठीक है। कितने ऑफेंस के स्टेजेस होती हैं, कितनी ऑफेंस के एलिमेंट्स होते हैं। सो जब आप ऑफेंस के स्टेजेस की बात करते हैं, किसी अपराध के कितने चरण होते हैं, सो 4 स्टेजेस होती हैं उसकी। ठीक है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन। ऐसे ही एक अपराध की, ऐसे एक ऑफेंस के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको एलिमेंट्स तो मालूम हो कि एटलीस्ट ऑफेंस कैसे कमिट किया जाता है। तो नंबर 1 इज अ ह्यूमन बीइंग होगा। नंबर 2 वो क्या करेगा, एक मेंसरिया। मेंसरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंस के अंदर। मतलब मेंसरिया नहीं होगा, वो क्या होगा मैं आपको समझा दूंगा। मेंसरिया सेकंड एलिमेंट है ऑफेंस का, मेंसरिया। ठीक है। थर्ड आपका हो गया आपका एक्ट और ओमिशन, एक्टस रियस। अब फोर्थ है आपका इंजरी। इंजरी 4 टाइप की इंजरी होती है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और आपका रेपुटेशन की। ठीक है। सो पहले आप ये ऑफेंस को समझो, ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, और फिर मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंसरिया समझना पड़ेगा। मेंसरिया के रिगार्डिंग मैगजिम्स हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। It means the act itself does not makes a man guilty until his intention was so। अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको गिल्टी नहीं बना देगा जब तक कि आपका एक वो इविल इंटेंशन ना हो ना, आपका वो मेंसरिया ना हो। तो मेंसरिया प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफेंस। सो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इस फिर केसेस हैं, मेंसरिया से रिलेटेड केसेस हैं, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी जो प्री में पूछता है। ठीक है, प्री पेपर्स के अंदर, पीटी पेपर्स के अंदर डेफिनेशन भी पूछता है। ये पूछ लेगा आपके कि हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। तो आपको सब मालूम होना चाहिए। और मैगजिम्स हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम्स है, लैटिन मैगजिम है। सो इसको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आप समझो कि ऑफेंस के बारे में आपने थोड़ा जाना। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, तो आप केसेस भी पढ़ोगे मेंसरियस। आर बनाम टॉल्सन, आर बनाम प्रिंस है, सिराज वर्सेस डी रूटजन का केस है, और एक एम एच जॉर्ज का भी केस है। सो वो सारे केसेस भी रेलिवेंट केसेस हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब बहुत पुराने केसेस हैं। ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं गाइज, हम भारतीय न्याय संहिता को डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पे वो टॉप में लिखा हुआ है, बुक जब आप बेरेक खोलोगे अपना, सो भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। तो ये एक्ट कौन से, मतलब पार्लियामेंट में कौन से नंबर का एक्ट था ये, 45 नंबर का एक्ट है 2023 के अंदर, जब ये भारतीय न्याय संहिता का एक्ट लाया गया 2023, बिल जो लाया था बाद में एक्ट बना, तो 45 नंबर का एक्ट है। एक डेट दी गई है 25 दिसंबर 2023, ये एक एनेक्टमेंट डेट होती है। ठीक है, एनेक्टमेंट मतलब उस तारीख को ये एक्ट के रूप में एनेक्ट किया गया था। ठीक है, एक फिर एक प्रेम्बल दिया होता है, हर एक एक्ट का एक अपना प्रेम्बल होता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड फॉर अ मैटर्स कनेक्टेड देयर विद ऑफ इंसिडेंटल देयर टू। सो बेसिकली ये कहता है कोई एक एक्ट है, ऐसे एक्ट्स को कंसोलिडेट और अमेंड करके, जो एक्ट है ना, एक्ट को एनेक्ट टू कंसोलिडेट, उन एक्ट को अमेंड किया गया है जो पहले थे, और उनको संशोधन किया गया है, उनको कंसोल इकट्ठा किया गया है। द प्रोविजन किससे रिलेटेड प्रोविजन है इनके, ऑफेंस से रिलेटेड। जो ऑफेंस से रिलेटेड छोटे छोटे एक्ट्स थे पहले, या कोड था, उनको संशोधन किया गया है, उनमें उनको कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करके एक ये भारतीय न्याय संहिता का एक एक्ट बनाया गया है। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कहती है कि बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। तो इसको कब पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है, 74th ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब 74वें गणतंत्र दिवस के जो ईयर है उसको इसको एनेक्ट किया गया है। नाउ चैप्टर नंबर 1, जो प्रिलिमिनरी, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, चैप्टर नंबर 1,
नंबर सेक्शन 1 जो है गाइज भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है सो टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको हम क्या बुलाएंगे, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बुलाएंगे, ठीक है, 2023 का। सबसेक्शन 2 1 का सबसेक्शन 2 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक डेट डिक्लेयर की है 1 जुलाई को ये पूरी तरह से इन्फोर्स में आ जाएगा, कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो उन्होंने बोला है कि पहले जो अगर आप डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट प्रोविजन आप एक ही डेट रख दिए उन्होंने कि पूरा का पूरा जो एक्ट है ये भारतीय न्याय संहिता वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा या इम्पोज हो जाएगा कंट्री के अंदर 1 जुलाई को। ये इसका सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 गाइस, पहले सेक्शन का सबसेक्शन 3 जो कहता है कि बेसिकली इट इज़ अ इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। ये मतलब जब आप जुरिडिक्शन पढ़ते हैं कि ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, किन लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज अ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेक्शन सबसेक्शन 3 सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। क्या कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, हर एक व्यक्ति वो लाइबल होगा टू पनिशमेंट, उसको पनिश करा जाएगा अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी। अदरवाइज नहीं मतलब जिन उस एक्ट्स और उस ओमिशन जो आपका इस संहिता के कॉन्ट्ररी हैं, अगर कोई एक्ट किया गया है जो ये भारतीय न्याय संहिता है इसके कॉन्ट्ररी मतलब प्रतिकूल कोई एक्ट किया गया है, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं भारतीय संहिता के उन प्रोविजंस को कॉन्ट्ररी किया गया है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये भारतीय न्याय संहिता आपका उसके ऊपर एप्लीकेबल करेगा। दिस इज कॉल्ड अ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। आप पुराना आप आईपीसी पढ़ते हो वहाँ पे सेक्शन 2 जो था वो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है, और यहाँ पे जो नया वाला बीएनएस है इसके अंदर गाइस सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 जो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है कि हर वो पर्सन लाइबल होगा, उसको पनिश किया जाएगा अगर जो इस संहिता बीएनएस के प्रोविजंस के अगेंस्ट या कोई कॉन्ट्ररी एक्ट या ओमिशन करता है तो उसको लाइबल ठहराया जाएगा या उसके ऊपर पनिश किया जाएगा और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन उसके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। तो ये इसका इंटर टेरिटोरियल। सेक्शन 4 बेसिकली क्या बात करता है, ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब ये कहाँ कहाँ की किस के ऊपर लागू होगा। वो प्रीवियस सबसेक्शन इट टॉक्स अबाउट द इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड नाउ द सबसेक्शन 4 इट टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो गाइस ये क्या कहता है कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, हर एक पर्सन लाइबल होगा जिसके ऊपर क्या होगा, कोई जो लॉ है जो आपका फोर्स में है ना, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। सो बेसिकली जो इस संहिता के अंदर जिसका जो ट्रायल है, ट्रायल का मतलब ट्रायल लिखा हो ना, ट्रायल का पात्र है अगर कोई पर्सन और जिसके ऊपर ये संहिता एप्लीकेबल है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जिसके ऊपर ये इन्फोर्स कर रहा है और जिसका ट्रायल का जो पात्र है, अगर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई एक्ट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा तो वो गाइस शैल बी डेल्ट, आप वर्ड याद करना, सेकेंड लाइन आप जब पढ़ोगे तो एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया मतलब भारत के बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, शैल बी डेल्ट विद द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, तो वो कैसा माना जाएगा, शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर। सेम मैनर वर्ड आप नोट करना, सेम मैनर को जब सेम मैनर मतलब कैसा कि सच इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब वो ऐसा डेल्ट किया जाएगा कि जो ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया किया गया है कि वो उसको प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे और वो ऐसा माना जाएगा कि भारत के अंदर ऑफेंस हुआ है तो उसके ऊपर ये आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता होगा वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है सेक्शन सबसेक्शन 4 इसका, और इसी का एक्सटेंशन सबसेक्शन 4 जो इट टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उसी का एक्सटेंशन है सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है गाइस, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, देखो यहाँ पे याद रखना एनी दो एक जो 5 है सबसेक्शन 5 का एक क्लॉज है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस
विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एनी सिटीजन, यहाँ पे भारत के नागरिकों की बात हो रही है कि एनी कोई भी सिटीजन है भारत का, वो भारत के बियॉन्ड जाके एक्ट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, या फिर भारत की बॉर्डर या फिर सीमा के परे जाके, मतलब उसकी बॉर्डर के बाहर जाके करता है, तो उसके ऊपर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर ये आईपीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगला जो इसका क्लॉज बी है, पहले वाले में ए में लिखा हुआ एनी सिटीजन, मतलब वो इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो एनी पर्सन, इंडियन पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो सकता है, वेदर फॉरनर सिटीजन हो सकता है। तो एनी पर्सन ऑन एनी शिप, किसी भी जहाज में, और एयरक्राफ्ट, किसी प्लेन में, रजिस्टर इन इंडिया वेनेवर इट मे बी, कोई भी ऐसा शिप है, कोई भी ऐसा प्लेन है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर कोई उनके अंदर ऑफेंस कमिट करता है, प्लेन के अंदर ऊपर जा रहा है, प्लेन में उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, या फिर शिप से जा रहा है, कोई समुद्र से जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जहाँ भी वो पाया जाता है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और जो इसका सी है, सी पॉइंट देखोगे आप, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस ऐसे किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, इंडिया कमिटिंग ऑफेंस, मतलब बियॉन्ड इंडिया जाके वो कमिट करता है, लेकिन टारगेट कहाँ पे कर रहा है, मतलब किसी कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, किसी जो इंडिया में बैठा हुआ है। ठीक है, इंडिया के किसी बाहर से फॉरेन से बैठ के कोई इंडिया के कंप्यूटर के टारगेट, मतलब उसके थ्रू कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो और टारगेट है ना, लिखा हुआ तो है टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर कोई लोकेटेड है कंप्यूटर, उसके थ्रू अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ पे भी उसके ऊपर ये भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। यो एक्सप्लेनेशन है कि कोई ऑफेंस है जिसके अंदर एक्ट और कोई कमिटेड आउटसाइड इंडिया कमिट किया जाता है, जो विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल, वो पनिशेबल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ए नाम का एक पर्सन है जो सिटीजन इंडिया का, वो बियॉन्ड इंडिया जाके कोई ऑफेंस करता है, या विदाउट इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया जाके वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, एंड ही कैन बी ट्राइड, उसको ट्रायल किया जाएगा एंड कन्विक्ट किया जाएगा ऑफ अ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहाँ भी वो पाया जाता है इंडिया के किसी भी पार्ट में पाया जाता है, तो उसको उसके ऊपर वो ट्रायल चलाया जाएगा और उसे कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन सबसेक्शन 6 जो है सेक्शन 1 का, जो वो क्या कहता है गाइस कि नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्सन ऑफ ऑफिसर सोल्जर सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी आर्मी नेवी या इस तरह की जितनी भी फोर्सेज होती है, उनका एक अपना पर्सनल लॉ होता है, उनका एक स्पेशल लॉ होता है, उनका एक लोकल लॉ होता है, मतलब बेसिकली जो लोकल लॉज होते हैं या स्पेशल लॉज होते हैं, आर्मी के अपने एक लॉज होते हैं, तो उनके ऊपर ये संहिता इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं या लोकल लॉज हैं, और ये संहिता का एक अपना जो अपने हिसाब से चीज़ें आगे चलेंगी, उनके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो इफेक्ट नहीं डालेगा ये जो सब सेक्शन इसका 6 है। तो ये सेक्शन हमने 1 डन करा है। सेक्शन 2 जो है पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लोज है, और पीटी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो प्रीलिमिनरी पेपर में डेफिनेशन क्लोज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी उन्होंने एक डेफिनेशन नई एड ऑन की है चाइल्ड की, आपको ये तो मगअप करने पड़ेंगे या आपको क्रैम करनी पड़ेगी डेफिनेशन, इनका कोई जैसे भी आपको याद करनी है आप कीजिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्री में ही बनती है सारी जो भी डेफिनेशन पूछता है। इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, जैसे आप एक नया डेफिनेशन जोड़ा है उन्होंने चाइल्ड का, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, और इसके अंदर डिसऑनेस्ट पूछता है, डिसऑनेस्ट सेक्शन 7 जो इसका 7 है, डिसऑनेस्टली उसकी डेफिनेशन पूछता है, फ्रूडुलेंटली की पूछता है। ठीक है, उसके बाद इंजरी पूछता है। अभी पहले के जब आईपीसी में सेक्शन 44 में इंजरी था, अभी 14 के अंदर इंजरी मींस एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 4 टाइप की इंजरीज होती हैं। ठीक है, तो ये पूछता है आपका। उसके बाद आप देखोगे तो ऑफेंस की पूछ लेगा, ऑफेंस को 24 में डिफाइन किया है। ओमिशन को पूछ लेगा। पब्लिक सर्वेंट से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हैं।
ठीक है। क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है? तो एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, एमपी पब्लिक सर्वेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। सो 28 में वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद गाइज आप देखोगे तो आप वॉलंटरली की डेफिनेशन पूछता है, विच इज गिवन इन 33 सेक्शन। सो वुमेन, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? अब रॉन्गफुल जो गेन है 36 और रॉन्गफुल लॉस 37 में डिफाइन करा गया। टोटल डेफिनेशन 39 है, 2 के 39 तक क्लॉजेज में दिया हुआ है उन्होंने। सो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? रॉन्गफुल गेन मतलब आप सपोज करो कि कोई पर्सन किसी चोरी कर लेता है किसी की प्रॉपर्टी की, तो जो पर्सन जिसने चोरी की है उसे रॉन्गफुल गेन हो रहा है ना। और जिसको वो जिसकी जिसके घर में चोरी की गई है और जिसका वो सामान चुराया गया है, उस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है ना। तो वो देखो, रॉन्गफुल लॉस का आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे 37 में, मीन्स द लॉस बाय लॉफुल मीन्स, अनलॉफुल मतलब अनलॉफुल मीन्स मतलब अनलॉफुल साधनों के द्वारा of a property to which the person losing it is legally title। अब सपोज मेरे पास एक फ़ोन है, मैं उसका लीगली एंटाइटल्ड हूँ, मैं उसका हकदार हूँ लीगल तरीके से, कोई उसको चुरा ले तो मेरे को रॉन्गफुल लॉस होगा, ठीक है। सो ये डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्री में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। और जब हम गाइज इसका सेक्शन 3 देखते हैं जो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, पूरी संहिता में एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, प्रत्येक परिभाषा किसी भी अपराधी की, एवरी पीनल प्रोविजन, जो पीनल प्रोविजन मतलब जो पनिश करने वाले उपबंध होते हैं या पनिश करने वाले, जो पीनल का मतलब जैसे इंडियन पीनल कोड था पहले, तो वो बेसिकली एक पीनल लॉ था। पीनल लॉ मतलब पनिश करता था वो चीज़ों को या पनिश करता था उस एक्ट को जो किसी पर्सन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, हर एक इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood, ऐसे समझी जाएंगी, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन contained in this chapter entitled general exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है कि जो जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड चैप्टर नंबर वो है 3 भारतीय न्याय संहिता के अंदर। चैप्टर नंबर 3 जो जनरल एक्सेप्शन, बेसिकली वो डिफेंसेस हैं, वो एक्यूज को, देखो अगर कोई एक्यूज ने एक्ट किया है तो उसे पनिश किया जाएगा। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है, कोई है ना जो उसका एक्ट इन प्रोविजंस भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट कोई एक्ट किया है, उसने कॉन्ट्ररी है, तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर है, अगर एक्यूज ने अपना एक्ट उन जनरल एक्सेप्शन में फॉल करा दिया तो वहाँ पे उसे डिफेंस मिलेगा, वो बच जाएगा पनिशमेंट से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो जनरल एक्सेप्शन हर एक जो पूरा चैप्टर है वो पूरे की पूरी एवरी डेफिनेशन एवरी इलस्ट्रेशन के ऊपर वो एप्लीकेबल करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन है उसकी, तो वो जो ये सेक्शन 3 है जनरल एक्सप्लेनेशन, ये जो सेक्शन कहता है कि जो जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर है वो हर एक डेफिनेशन हर एक इलस्ट्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये पहला चैप्टर नंबर 1 हमने डन कर लिया है, उसके 3 सेक्शन हैं, ठीक है। और गाइस देखो चैप्टर नंबर 2 जो पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट, अभी ये चैप्टर नंबर 4 सॉरी चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट का जो सेक्शन है 4 से पनिशमेंट स्टार्ट है। और आप देखोगे इसमें जो चैप्टर सेक्शन चलता है 13 तक, चैप्टर नंबर 2 इट टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट, सेक्शन गिव 4 से 14 तक 13 तक है पूरा। और पहले जब आईपीसी हम पढ़ते थे तो काफ़ी सारे पनिशमेंट के काफ़ी सारे सेक्शन थे। आप देखोगे पुराने वाले आईपीसी के अंदर सेक्शन 53 से 75 तक जो सेक्शन थे वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट के प्रोविजंस के साथ डील करते थे। और अभी चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 तक जो है पनिशमेंट के प्रोविज़न है। पनिशमेंट में पहले 5 टाइप के पनिशमेंट होते थे, अभी 6 टाइप के पनिशमेंट हो गए। कम्युनिटी सर्विस उन्होंने बढ़ा दिया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पनिशमेंट के जो सेक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।